और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ दरभंगा से खबर आ रही है, जहां सीएम नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा आज होगी। जिले को सीएम की तरफ से करोड़ों की योजनाओं की सौगात दी जाएगी। यात्रा के दौरान सीएम 50 योजनाओं की आधारशिला भी रखने वाले हैं। 40 योजनाओं का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से किया जाएगा। इसके साथ ही सीएम विकास कार्यों का निरीक्षण भी करते हुए देखेंगे। सीएम के दौरे को लेकर प्रशासन की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई। सीएम नीतीश की समृद्धि यात्रा 40 योजनाओं का उद्घाटन करने वाले हैं। दरभंगा से यह खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जिले को सीएम करोड़ों की सौगात देने वाले हैं। यात्रा के दौरान सीएम 50 योजनाओं की आधारशिला रखेंगे और 40 योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही सीएम विकास कार्यों का निरीक्षण भी करने वाले हैं। सीएम के दौरे को लेकर प्रशासन की ओर से तैयारियां भी पूरी की जा चुकी हैं। और सर्वप्रथम वो दरभंगा बस अड्डा में जो कार्य प्रारंभ हुआ उसका निरीक्षण करेंगे और प्रगति योजना में जो घोषणाएं की गई थी अन्य योजनाओं का मॉडल का अवलोकन करेंगे। तत्पश्चात वो जो नवनिर्माण जो टर्मिनल बन रहा है एयरपोर्ट का। समृद्धि यात्रा के दूसरे चरण के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दरभंगा पहुंचने वाले हैं, जिसे लेकर के बड़ी तैयारी की गई। और जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा ने ये बताया है कि सीएम नीतीश प्रगति यात्रा और 7 निश्चय से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा करेंगे और साथ ही दरभंगा को बड़ी सौगात भी देंगे। तो लगातार चुनावों में देखिए दरभंगा की जनता एनडीए पर अपना विश्वास जताते आई है। जिले में 10 में से 10 सीटें एनडीए को मिलती रही हैं, जिसे लेकर सीएम यहां की जनता को धन्यवाद भी देते हैं। इस बार भी सीएम जनसंवाद कार्यक्रम में भाग लेंगे और जनता का आभार भी जताएंगे। यात्रा चल रहा है। मुझे लगता है कि जब वो पिछली बार यात्रा पे आए थे प्रगति यात्रा में, तो जितनी सारी योजनाओं का काम उसका रिव्यू करेंगे। आप सब जानते हैं कि जब यात्रा पे निकलते हैं तो बहुत सारा काम जो उस जिला का है उसको स्पीड अप करना और नया काम क्या वहाँ का है उसको भी आइडिया कंसीव करके ले जाते हैं, जिसका योजना बनाते हैं और सब जगह सफल कार्यक्रम हुआ है। और मुझे लगता है कि दरभंगा में पिछले चुनाव में आप सब गवाह हैं कि जिस तरीके से दरभंगा के लोगों ने एनडीए को 10 में से 10 सीट दिया, 2020 में भी दिया था और इस चुनाव में 10 में 10 सीट दिया, उसके लिए भी जनता के प्रति धन्यवाद अर्पित कल मुख्यमंत्री। और आज से शुरू होने वाला है संसद का बजट सत्र। बुधवार को राष्ट्रपति का अभिभाषण और गुरुवार को आर्थिक सर्वे पेश किया जाएगा। 1 फरवरी को आम बजट पेश होना है। आज से शुरू हो रहे बजट सत्र से पहले सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री मीडिया को संबोधित भी करने वाले हैं। वहीं बजट सत्र में जी रामजी कानून और एसआईआर पर चर्चा कराने की विपक्ष की मांग को सरकार ने खारिज कर दिया है। तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण। संसद का बजट सत्र आज से शुरू और गुरुवार को पेश होने वाले बजट से पहले आज प्रधानमंत्री जो हैं वो मीडिया को भी संबोधित करने वाले हैं। सत्र से पहले पीएम मोदी का संबोधन बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा। आज 10 बजे राज्यसभा नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा इंडिया ब्लॉक की बैठक बुलाई गई है। बैठक में फैसला लेंगे कि मनरेगा और एसआईआर पर सदन में चर्चा के लिए समय की मांग कब की जाए। तो देखिए यहाँ पर बताते चले सत्र की शुरुआत होने वाली है और ऐसे में राज्यसभा नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा इंडिया ब्लॉक की बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में दरअसल ये फैसला ली जाएगी कि मनरेगा और एसआईआर पर सदन में चर्चा के लिए समय की मांग कब की जाएगी। तो बैठक बुलाई गई है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक बुलाई है। इंडिया ब्लॉक की बैठक होने वाली है। एसआईआर और मनरेगा को लेकर रणनीति बनेगी, किस तरीके से सरकार को घेरना है और सवाल जवाब एसआईआर को लेकर के होनी है। साथ ही साथ मनरेगा को लेकर के भी, मनरेगा का नाम बदला गया है, वीवी रामजी बिल हो गया है और इसी को लेकर के दरअसल बैठक बुलाई गई है रणनीति बनाने को लेकर। तो 1 फरवरी जिस दिन देश का बजट पेश होगा और इससे पहले आज वित्त मंत्रालय में हर साल होने वाली पारंपरिक हलवा सेरेमनी आयोजित की गई और उसकी तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है। इस सेरेमनी के साथ ही बजट बनाने की प्रक्रिया आधिकारिक तौर पर अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खुद कड़ाही में हलवा बनाकर इस परंपरा को निभाया और ये तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं ये
कल की है और इस मौके पर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी उनके साथ मौजूद आपको दिख रहे होंगे। और ये एक परंपरा है जिसका निर्वहन हर बार बजट 1 फरवरी को जब पेश किया जाता है उससे पहले निभाया जाता है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वही करती हैं। पटना के बेहटा थाना क्षेत्र में बालू लदे ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार के बाद डीएसपी की गाड़ी को भी टक्कर मार दी। बाइक सवार की मौत हो गई जबकि डीएसपी बाल बाल बच गए। सवाल है कि बालू माफिया इतने बेखौफ हो गए हैं कि वो पुलिस पर भी हमला करने से बाज नहीं आते हैं। तस्वीर देखिए, ये कोई सामान्य रोड एक्सीडेंट नहीं है बल्कि सीधे सीधे पुलिस को दी गई बालू माफिया की चुनौती है। तस्वीरें बिहार की राजधानी पटना से सटे बिहटा की है। बिहटा के इलाके में बालू माफिया कितने बेखौफ हो चुके हैं वो जरा देखिए। बालू लदे इस ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया और जब दानापुर डीएसपी 2 अमरेंद्र कुमार झा ने ट्रक का पीछा किया तो ट्रक ने डीएसपी की गाड़ी को भी टक्कर मार दी। गनीमत रही कि डीएसपी की जान बच गई। पुलिस ने ट्रक को तो जब्त कर लिया है लेकिन ड्राइवर मौके से फरार हो गया। कार्रवाई की जाएगी, हम एक बार बात करते हैं डीएसपी साहब। बिहटा में बालू माफिया ने जिस ढंग से पुलिस को खुली चुनौती दी है उसकी आंच राजनीतिक हलके में भी सुनाई पड़ रही है। बालू माफिया से दलाली करके पुलिस वाले महंगी गाड़ियां खरीदेंगे और फ्लैट खरीदेंगे और आपको ये लग रहा है कि बालू माफिया में पुलिस का खौफ होगा। विपक्ष के नेता घटना के बहाने सरकार पर निशाना साध रहे हैं। एक बार समाप्त हो गया, सरकार कहीं से विकास करती हुई नहीं दिख रही है। तो सत्ता पक्ष के नेताओं का कहना है कि जिसने भी ऐसी हिमाकत की है उसको उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। इसलिए ये कुछ लांटेनिया गुंडे कुछ गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, पर लांटेन भी बुझेगी और इन बदमाशों की माफियाओं की लौ भी बुझेगी। बिहार में बालू का अवैध खनन कोई आज की बात नहीं है, लेकिन सरकार की ओर से बार बार ये संदेश दिया जा रहा है कि बिहार में अब माफिया के लिए कोई जगह नहीं है, वो चाहे बालू माफिया हो या शराब माफिया। बावजूद इसके पुलिस की गाड़ी को टक्कर मार देना गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। सवाल ये कि क्या बालू माफिया को पुलिस का खौफ नहीं? न्यूज़ 18 के लिए पटना के बिहटा से अमरजीत शर्मा और रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। गोपालगंज में दलित किशोरी के साथ हैवानों ने गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया। गैंग रेप की इस वारदात को लेकर गोपालगंज पुलिस पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। गोपालगंज पुलिस ने पीड़ित नाबालिग को प्रेस रिलीज में बालिग बता दिया। पुलिस ने पॉक्सो के साथ साथ SC/ST एक्ट को भी छिपाया। अब बड़ा सवाल है कि क्या गोपालगंज पुलिस गैंग रेप के आरोपियों को बचाना चाहती है? दलित किशोरी के साथ गैंग रेप, सवालों के घेरे में गोपालगंज पुलिस, आरोपियों को बचाना चाहती है पुलिस। गोपालगंज में हैवानों ने एक बार फिर दरिंदगी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। 25 जनवरी की शाम में नगर थाना क्षेत्र में किशोरी को अगवा कर कमरे में बंधक बनाकर गैंग रेप की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया। विरोध करने पर किशोरी को पीटा भी गया। रोंगटे खड़े कर देने वाली इस घटना के बाद पीड़ित परिवार को इंसाफ की आस है, लेकिन गोपालगंज पुलिस का कारनामा देखिए। पुलिस ने नाबालिग को प्रेस रिलीज में बालिग बता दिया। पुलिस ने पॉक्सो के साथ साथ SC/ST एक्ट को छिपा दिया है, जबकि FIR में पीड़िता की मां ने लड़की की उम्र 16 वर्ष बताया है। गैंग रेप की वारदात के बाद अब पुलिस की थ्योरी पर ही सवाल उठ रहे हैं। गोपालगंज में किशोरी के साथ हुए गैंग रेप के मामले में पुलिस की जांच और प्रेस रिलीज वाली थ्योरी पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। इस प्रेस रिलीज की आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं, जिसमें कहा यह गया है कि युवती बालिग है और उसकी मां के भरद बयान के आधार पर नगर थाने में FIR दर्ज किया गया। लेकिन इस प्रेस रिलीज में न तो ST/SC एक्ट और न ही पॉक्सो एक्ट से संबंधित जानकारी दी गई है, क्योंकि जो सूत्र है वो बता रहे हैं कि जो लड़की है, जो पीड़िता है, वो 16 वर्ष की है। किशोरी के साथ गैंग रेप के बाद इलाके में सनसनी मची है। पुलिस फरार आरोपी मोहित कुमार और गोलू की अब तक गिरफ्तारी नहीं कर पाई। इस पूरे मामले में गोपालगंज पुलिस पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस ने नाबालिग को बालिग क्यों बताया? पॉक्सो के साथ SC/ST एक्ट को क्यों छिपाया? क्या पुलिस आरोपियों को बचाना चाहती है?
न्यूज 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद कुमार की रिपोर्ट। भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और पावर स्टार पवन सिंह के बीच अनबन सभी को पता है। पवन सिंह के बाद बीते दिनों रवि किशन ने भी खेसारी को लेकर कुछ ऐसी बातें कह दी जो खेसारी को बिल्कुल पसंद नहीं आई। अब खेसारी लाल यादव ने भी बिना मौका गवाए रवि किशन को जवाब दे दिया। खेसारी लाल ने अपनी आप बीती सुनाई है और उन्होंने कहा, आप बाप मत बनिए। पहले यहाँ छूता था, अब यहाँ छूता है, बाद का नहीं पता। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में एक बार फिर सियासत और सिनेमा की जंग खुलकर सामने आ गई है। सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और सांसद अभिनेता रवि किशन के बीच जुबानी तकरार अब सोशल मीडिया से लेकर मंचों तक गूंज रही है। दरअसल गोरखपुर महोत्सव के दौरान रवि किशन ने बिना नाम लिए खेसारी लाल यादव पर तंज कसते हुए सम्मान और पैर छूने को लेकर बयान दिया था। उनके इस बयान पर मंच पर मौजूद पवन सिंह भी ठहाके लगाते नजर आए। बस फिर क्या था, रवि किशन की ये बातें खेसारी को नागवार गुजर गईं। खेसारी लाल यादव ने अपने कार्यक्रम में मंच से ही जवाब देते हुए रवि किशन और पवन सिंह दोनों पर निशाना साधा। इशारों ही इशारों में रवि किशन के शब्दों को दोहराते हुए खेसारी बोले, शुक्र मनाइए कि कम से कम आपका सम्मान करने वाला एक भाई तो है। आप बाप मत बनिए, उतना ही बोलिए जितना कोई बर्दाश्त कर सके। शुक्र मनाइए कि कम से कम आपका सम्मान करने वाला आपका भाई है। यहाँ तो आजकल बेटा अपने बाप का पैर नहीं छूता है और मुझे पैदा करने वाले का नाम श्री मंगरू यादव है। तो आप बाप मत बनिए। मानता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे बाप हो गए। खेसारी का ये तीखा जवाब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। वीडियो को लाखों बार देखा जा चुका है और भोजपुरी फैंस दो गुटों में बंटते हुए नजर आ रहे हैं। गौरतलब है कि बिहार चुनाव के बाद से ही भोजपुरी इंडस्ट्री के इन बड़े सितारों के बीच तल्खी बढ़ती जा रही है। पहले पवन सिंह और अब रवि किशन। खेसारी लाल यादव किसी को भी जवाब देने से पीछे नहीं हट रहे। अब सवाल यही कि इस जुबानी जंग में अगला वार कौन करेगा। क्या रवि किशन खेसारी के इस बयान का जवाब देंगे या ये तकरार यहीं थम जाएगी? फिलहाल भोजपुरी इंडस्ट्री में ये सियासी सिनेमा टकराव चर्चा का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। रोहिणी आचार्य ने एक बार फिर आरजेडी के भीतर नेतृत्व और संगठन को लेकर गंभीर सवाल उठा दिए हैं। रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी और उनके करीबियों का नाम लिए बगैर पूछा कि आरजेडी को बर्बादी की कगार पर लाकर किसने छोड़ा। चंद घटिया लोगों को, लालू प्रसाद को नजरअंदाज कर सर्वे सर्वा बना दिया गया। उन लोगों ने पार्टी के लिए क्या किया? रोहिणी के इस पोस्ट पर अब सियासत सुलग गई है। आरजेडी के भीतर नेतृत्व और संगठन को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद रोहिणी आचार्य के सवालों का सिलसिला थम नहीं रहा। रोहिणी ने एक बार फिर बिना नाम लिए तेजस्वी और उनके करीबियों पर निशाना साधा है। आरजेडी के नेतृत्व और संगठन को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। रोहिणी आचार्य ने सोशल साइट एक्स पर पोस्ट कर लिखा, लालू जी और पार्टी के लिए किसने क्या किया ये तो लोकसभा और विधानसभा के चुनावी नतीजों से ही साफ है। जिसे जिम्मेदारी सौंपी गई उसने, उसके आयातित गुरु और उस गुरु के गुर्गों ने तो लालू प्रसाद और पार्टी के प्रति समर्पित हरेक लालूवादी के दशकों के संघर्ष एवं प्रयासों को धो पोंछ कर पार्टी को बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। आज पार्टी के हरेक सच्चे कार्यकर्ता, समर्थक और हितैषी का सवाल है, जिन चंद घटिया लोगों को लालू जी को नजरअंदाज कर सर्वे सर्वा बना दिया गया, उन लोगों ने पार्टी के लिए क्या किया? समीक्षा के नाम किए गए दिखावे पर क्या कार्रवाई की गई? समीक्षा रिपोर्ट अब तक क्यों नहीं सार्वजनिक की गई? जिन लोगों पर सवाल उठे उन पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? बड़ा सवाल है कि रोहिणी का इशारा किसकी तरफ? किसने आरजेडी को बर्बादी की कगार पर ला दिया? रोहिणी के इसी पोस्ट पर बिहार की सियासत सुलग गई। तेजस्वी यादव जी से सीधा सवाल, अगर आप नेता हैं तो जवाब क्यों नहीं देते? रोहिणी आचार्य आपके ही परिवार और पार्टी की सच्चाई बता रही है। चुनावी हार के बाद समीक्षा रिपोर्ट कहाँ है? आपने किन लोगों को सर्वे सर्वा बनाया और उन्होंने पार्टी के लिए क्या किया? कौन आयातित गुर्गे हैं जो लालू प्रसाद यादव जी के विरासत को और उनके पार्टी पे कब्जा करना चाहते हैं? आखिर जवाब तो देना चाहिए।
तेजस्वी यादव जी कौन हैं? राजद को अब यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि भाई रोहिणी आचार्य जी किस हैसियत से पार्टी नेतृत्व और नेतृत्व के फैसले पर सवाल उठा रही हैं, पार्टी में वो किस पोजीशन पर हैं, और जब वो सवाल उठा रही हैं तो पार्टी उनके सवालों के क्या जवाब दे रही है। रोहिणी आचार्य के इस पोस्ट ने आरजेडी के भीतर अंदरूनी मतभेद को एक बार फिर सियासी हवा दे दी है। रोहिणी एक बार फिर से बिना नाम लिए भाई तेजस्वी यादव और उनके करीबियों पर सवाल उठाए हैं। रोहिणी ने ऐसे लोगों से आरजेडी को बचाने की वकालत की है। आरजेडी के भीतर संगठन और नेतृत्व को लेकर रोहिणी के सवाल सियासी गलियारों में तैर रहे हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ रवि एस नारायण की रिपोर्ट। नीट छात्रा संवेदना की मौत के मामले में डीएनए सैंपल लेने वाले लोगों की लिस्ट एसआईटी ने बढ़ा दी है। अब 25 लोगों का ब्लड सैंपल लिया जाएगा। शंभू गर्ल्स हॉस्टल के मालिक मनीष रंजन सहित 19 लोगों के सैंपल लिए गए। हालांकि छात्रा के मामा का एसआईटी पर सीधा आरोप है कि पुलिस इस मामले को भटका रही है। नीट की छात्रा संवेदना की मौत को 16 दिन हो गए, लेकिन उसकी मौत की गुत्थी सुलझने की बजाय लगातार उलझती जा रही है। सच को सामने लाने के लिए एसआईटी ने डीएनए सैंपल लेने वाले लोगों की लिस्ट बढ़ा दी है। अब 25 लोगों का ब्लड सैंपल लिया जाएगा। एफएसएल की टीम ने एसआईटी और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में शंभू गर्ल्स हॉस्टल के मालिक मनीष रंजन सहित 19 लोगों के सैंपल लिए। एसआईटी जिन युवकों के डीएनए जांच करवाने के लिए गर्दनीबाग अस्पताल पहुंची थी, उन युवकों के साथ मृतक छात्रा के मामा भी थे। छात्रा के मामा का एसआईटी पर सीधा आरोप है कि पुलिस इस मामले को भटका रही है। इस तरह व्यतीत हो रहा है कि किसी तरह मतलब केस को मूवमेंट करके उधर दे दे। क्यों नहीं सीडीआर निकाल रहे हैं श्रवण अग्रवाल या नीलम अग्रवाल या मनीष रंजन या उसका बेटा रॉकी या एक आंसू अग्रवाल, उन लोगों का सीडीआर क्यों नहीं निकल रहा है? पुलिस अब इस मामले में पॉक्सो एक्ट लगाने की तैयारी कर रही है, क्योंकि घटना के समय छात्रा की उम्र 18 साल से कम बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक छात्रा के जन्म प्रमाण पत्र में उसकी जन्म तिथि 3 सितंबर 2008 दर्ज है, जबकि छात्रा की 11 जनवरी को मौत हो गई। इस आधार पर घटना के वक्त छात्रा की उम्र लगभग 17 साल 4 महीने ही थी। सूत्रों का कहना है कि पुलिस अब कोर्ट से अनुमति लेने के बाद पॉक्सो एक्ट के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई करेगी, लेकिन इस देरी को लेकर पुलिस की भूमिका पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं और इसे अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश के तौर पर देखा भी जा रहा है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि घटना के 21 दिन बाद ये कदम क्यों उठाया गया। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और फिलहाल यहाँ